हेलो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज निकली है ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे ये है परमानेंट एब्जॉर्शन बेसिस पे है, ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एफटीसी पे है, और ये जो है कंसल्टेंट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो आपने यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दे रखी है हर कैटेगरी में। जैसे यहाँ पे दे रखी है परमानेंट एब्जॉर्शन बेसिस पे दे रखी है जनरल कैटेगरी की HR E7 में टोटल जो है यहाँ पे इसको इन्होंने फ्रंट में पोस्ट कोड दिया हुआ है। टोटल जो है एक वैकेंसीज है वो आपकी जो रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी में रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस में E5 का है, इसमें यहाँ पे इन्होंने पोस्ट कोड इसका अलग दिया हुआ है। एक ही वैकेंसी है वो जो है अनरिजर्व कैटेगरी की है। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखे डिप्टी जनरल मैनेजर टेक्निकल E5, इसका यहाँ पे इन्होंने पोस्ट कोड दिया हुआ है। टोटल जो है 2 वैकेंसीज है, दोनों जो है अनरिजर्व कैटेगरी की है। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है मैनेजर टेक्निकल E3 उनका रहेगा ग्रेड। देन यहाँ पे उन्होंने इसका पोस्ट कोड दिया हुआ है। टोटल जो है 7 वैकेंसीज है, 2 अनरिजर्व कैटेगरी की है, 2 OBC की है, 2 SC की एंड 1 जो है ST कैटेगरी की है। देन नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ मैनेजर कमर्शियल E3 का है। टोटल यहाँ पे इन्होंने इसका पोस्ट कोड दिया हुआ है। टोटल जो है 2 वैकेंसीज है, एक आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की और एक है SC कैटेगरी की। देन नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस E1 कैटेगरी का। देन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है पोस्ट कोड, ये टोटल एक ही वैकेंसीज है और ये जो है SC कैटेगरी के बैकलॉग वैकेंसीज है। देन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी FTC में। यहाँ पे इन्होंने पोस्ट दे रखी है कि कौन सी है। यहाँ पे इनके पोस्ट कोड है, आपको अगर जो पहले देख लेने कि आप कौन से उसमें देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने टोटल 3 उसमें अलग अलग दिए हुए हैं। देन उसमें आपकी कौन सी पोस्ट के लिए देना चाहते हैं तो उसके फ्रंट में इन्होंने जो है उसका पोस्ट कोड दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट ऑफिसर टेक्निकल का पोस्ट कोड दिया। टोटल जो है 4 वैकेंसीज है। आगे इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखी है, एक जो है अनरिजर्व कैटेगरी की, एक OBC कैटेगरी की, एक SC कैटेगरी की और एक ST कैटेगरी की है। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया प्रोजेक्ट ऑफिसर HR में एक ही वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी की है। यहाँ पे दे रखे है प्रोजेक्ट ऑफिसर में दे रखी है 2 वैकेंसीज है, अनरिजर्व एंड यहाँ पे एक अनरिजर्व की और एक SC की है। ऐसे यहाँ पे इन्होंने इसके फ्रंट में देख लेना है, यहाँ से आपको पोस्ट कोड मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज मिल जाएगी। देन नेक्स्ट यहाँ पे दे रखे कंसल्टेंट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सीनियर कंसल्टेंट टेक्नीशियन दिल्ली ऑफिस में जो है एक वैकेंसीज है। सीनियर टेक्नीशियन EKM सबमेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड आउटसोर्सिंग में एक वैकेंसीज है। कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली ऑफिस में जो है एक वैकेंसीज है। देन यहाँ पे इन्होंने जो उनकी रिक्वायरमेंट की डेट्स दे रखी है कि कौन कौन से जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपने जिसको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। यहाँ पे इन्होंने जो है इसकी लास्ट डेट दी हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और यहाँ पे जैसे कि जैसे जैसे यहाँ पे पोस्ट है उनके रिगार्डिंग उनकी जो है अलग अलग है। और ये आपकी जो है ऑनलाइन की, और यहाँ पे जो आपकी हार्ड कॉपी जो आपने वहाँ पे सबमिट करनी है ये उसकी लास्ट डेट है। देन यहाँ पे दे रखे फॉर परमानेंट पोस्ट सीरियल नंबर 2, 5 एंड 6, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा परमानेंट पोस्ट ये है। यहाँ पे 2, 5 एंड यहाँ पे जो 5 एंड 6 है इनके लिए। देन यहाँ पे दे रखा है 2 फॉर परमानेंट पोस्ट जो है 1, 3, 4 के लिए जो है यहाँ पे सीरियल नंबर। देन यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखे कि इनकी जो लास्ट डेट है आपको यहाँ पे फ्रंट में मिल जाएगी। देन यहाँ पे इन्होंने उसकी वैकेंसीज की हर डिटेल्स अलग अलग दे रखी है। जैसे पहले इन्होंने दे रखी है फॉर परमानेंट एब्जॉर्शन बेसिस की दे रखी है जनरल मैनेजर की E7 की सैलरी उनकी जो रहेगी 1 लाख से लेके 2,60,000 के बीच में रहेगी। E7 उनका ग्रेड होएगा। उनकी जो एज काउंट की जाएगी 2 मार्च 2022 तक काउंट की जाएगी। देन यहाँ पे लिखा है कि 50 साल तक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक ही पोस्ट है। यहाँ पे उन्होंने बता रखी है अनरिजर्व कैटेगरी की है। असेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या मांगी हुई है कि फुल टाइम ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, और उसमें जो आपके एटलीस्ट जो है 60% मार्क्स होने चाहिए। प्लस इन्होंने लिखा है कि 2 ईयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में विद स्पेशलाइजेशन इन HR या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर लिखा है कि SIT से। इसमें जो आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो आपका काउंट किया जाएगा वो भी जो है 2 मार्च 2022 तक काउंट किया जाएगा। एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा है कि एटलीस्ट उनके पास जो है 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या फिर लार्ज या रेपुटेड प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम जिनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 100 करोड़ का हो। यहाँ पे इन्होंने दे रखे लोअर ग्रेड एक्सपीरियंस। देन अगर आप चाहते हैं तो ये भी इन्होंने दिया हुआ है, आपने यहाँ से देख लेना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने ऐसे दे रखे डिप्टी जनरल मैनेजर E5 का है। यहाँ पे उनकी जो सैलरी रहेगी 80,000 से लेकर 2,20,000 के बीच में रहेगी। 45 साल की जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए। एक ही वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की है फाइनेंस डिसिप्लिन में। देन यहाँ पे लिखे कि उनका जो पास है एसेंशियल लिखे फुल टाइम ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और उसमें जो आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। देन लिखे कि क्वालिफाइड एंड पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ
इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट ऑफ इंडिया। आपका जो पास आपने एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए, डिजायरेबल में दिया हुआ है। एमबीए वाले को जो है प्रेफरेंसेस दी जाएगी। यहाँ पे उन्होंने असेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है कि एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, कि मिनिमम 15 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए डीलिंग विद अकाउंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट या ऑडिट, बजटिंग, टैक्सेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर फाइनेंशियल इशू। यहाँ पे इन्होंने दे रखे रेप्टेड में, यहाँ से आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखे डिप्टी जनरल मैनेजर E3 की, यहाँ पे 80,000 से 2,20,000 के बीच में उनकी सैलरी रहेगी। 45 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है। यहाँ पे 2 कैटेगरी है, फुल टाइम ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ग्रेजुएट विद नॉट लेस देन 60%, जो आपकी इसमें 60% से ज़्यादा ही होने चाहिए। आपकी जो फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री है, सॉरी, यानी इंजीनियरिंग है, वो आपकी या तो मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल में या फिर नावल आर्किटेक्चर डिसिप्लिन में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। देन डिजायरेबल में मांगा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में तो प्रेफरेंसेस दी जा सकती है। एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है कि 50 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, विच इज एक्सपीरियंस इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, लार्ज में या फिर रेपुटेड प्राइवेट कंपनीज में जिसका जो टर्नओवर एनुअल वो 100 करोड़ हो। मैनेजर की दे रखी है 60,000 से 1,80,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। 40 साल तक के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 7 पोस्ट है इन्होंने जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी है आपके पास जो फुल टाइम ग्रेजुएशन यानी कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होनी चाहिए विद आपकी जो उसमें एटलीस्ट 60% मार्क्स होनी चाहिए। और आपकी जो यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन मांगी है उन्होंने मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या फिर नेवल के आर्किटेक्चर में होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है कि 9 ईयर का उनका जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी यहाँ पे लिखा है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या फिर इन लार्ज एंड रेपुटेड पब्लिक कंपनीज में। इसका लिखा है कि उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए शिप बिल्डिंग का, शिप डिजाइन का, शिप रिपेयर का, शिप मशीनरी इंस्टॉलेशन का। देन यहाँ पे नेक्स्ट में दे रखी है मैनेजर की E3 की है 60,000 से 1,80,000 के बीच में उनकी सैलरी होगी। 40 साल तक के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो है 2 वैकेंसीज है, इसमें भी उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी फुल टाइम ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिसमें आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स हो। इसका लिखे कि मास्टर्स इन मटेरियल मैनेजमेंट में या फिर PG डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट में या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या फिर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हो कि एटलीस्ट 9 ईयर का उनका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या लार्ज एंड रेपुटेड प्राइवेट कंपनीज में। देन नेक्स्ट इन्हें यहाँ पे दे रखा है असिस्टेंट मैनेजर E1 की दे रखी है। इसमें इन्होंने लिखा है कि 40,000 से 1,80,000 के बीच में उनकी सैलरी की। 30 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस में एक ही पोस्ट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए विद पास इन फाइनल एग्जामिनेशन, जो आपका चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन है वो पास होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ, या फिर लिखे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का। देन इन्होंने 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा इन डीलिंग विद वेरियस फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या फिर किसी लार्ज एंड रेपुटेड प्राइवेट और कंपनीज में होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने इसका पे स्केल है, जैसे यहाँ पे इन्होंने ग्रेड के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। यहाँ पे जैसे उनके फ्रंट में ही था कि E1 वालों का क्या है, यहाँ पे इन्होंने E1 वालों का दिया 40,000 से 1,40,000, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया हुआ है, उसी के फ्रंट में दिया हुआ है। रिलैक्सेशन उन्होंने लिखा है कि जो 5 ईयर मिनिमम जो एक्सपीरियंस आपका है विल बी रिलैक्स बाय 1 ईयर का आपको दिया जाएगा अगर आप लोअर ग्रेड में हैं। देन अपर एज लिमिट जो आपको 5 ईयर्स तक की दी जाएगी। नो एप्लीकेशन फीस फॉर इंटरनल कैंडिडेट, और एज रिलैक्सेशन दी जाएगी SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट वालों को। देन रिजर्वेशन लिखे कि कैंडिडेट जो भी रिजर्व कैटेगरी से हैं उन्हें अपना जो भी अपना मतलब बेनिफिट वगैरह पाना चाहते हैं तो उन्हें अपना रिजर्व कैंडिडेट कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवाना होगा। अदरवाइज उन्हें जो है अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन जो आपको फीस पे करनी है 300 है। SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप को कैंडिडेट को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अगर उन्होंने एक बार फीस पे कर दिया उसे किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो है रिफंड नहीं किया जा सकता। देन उन्हें कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उसे चेक कर लेना है कि वो इसके लिए एलिजिबल है नहीं है। पेमेंट आपने जो पे करनी है वो ऑनलाइन मोड से ही करनी है। इसके लिखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर कोई भी गवर्नमेंट में या PSU या फिर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है तो उनके पास जो भी अपना लिखा है कि कैंडिडेट जो अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में है तो उन्होंने देख लेना, जैसे इन्होंने बताया कि ऊपर की हाँ सीरियल नंबर में है वहाँ पे उनका जो बस एनुअल जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से एटलीस्ट 100 करोड़ होना चाहिए। देन उसका जो उनके पास प्रूफ भी होना चाहिए। अगर कोई किसी गवर्नमेंट में वर्किंग है तो उन्हें अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होगा जब भी उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उन्हें कोई भी जो है वहाँ पे उनका इंटरव्यू वगैरह जो है कैंसिल, मतलब उन्हें वहाँ पे बैठने नहीं दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन लिखिए कि आपकी जो सिलेक्शन है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम वहाँ पर की जाएगी ऑफ ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू होगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर HSL। देन यहाँ पे लिखा है कि यानी यही वो है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जैसा कि उनका डिसाइड रहेगा उनके अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पे वेटेज दे रखी है कि किस किस के
अकॉर्डिंग कितनी वेटेज दी जाएगी, आपकी जो असेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे इन्होंने बताया हुआ उसकी 70% रहेगी, एंड आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह है उसकी 15% है। देन डिजायरेबल, अगर आपके पास डिजायरेबल है तो उसकी भी आपको 15% वेटेज दी जाएगी, यानी उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। देन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अदर टर्म्स एंड ऑल वैकेंसीज आर जो विशाखापट्टनम, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि उसी के लिए ही है। देन लिखा है अगर आपको कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट चाहिए तो आपको रेलिवेंट सर्टिफिकेट बताना होगा। देन यहाँ पे लिखा है कि परमानेंट एब्जॉर्प्शन कैंडिडेट ड्यूरिंग द प्रोबेशन कैन लीव, अगर छोड़ सकते हैं बट उन्हें 1 मंथ का जो है नोटिस पीरियड देना होगा अगर उनकी जो है वहाँ पे मतलब सिलेक्ट किए जाते हैं। आगे यहाँ पे इन्होंने फिक्स टर्म का दे रखा है, ऐसे यहाँ पे इनके सबके अलग अलग है, और इनका यहाँ पे इन्होंने आगे जैसे क्वालिफिकेशन दे रखी है क्या क्या चाहिए होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो प्रोसीजर यहाँ पे इन्होंने इसके लिए अलग बताया हुआ है, जैसे इनकी सैलरी वगैरह यहाँ पे अलग है कि हाँ आपका कौन सा, इसमें इन्होंने ग्रेड नहीं बताया हुआ है, तो इन सब का अलग अलग रहेगा। और आपको जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है, वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपने जैसे जाएंगे करियर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऑनलाइन के लिए। देन अगर आपको कोई पेमेंट वगैरह करनी है तो आपको यहाँ पे करना होगा, यानी आपके यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको यहाँ से देख करके भर लेना है जो भी आपको डिटेल्स चाहिए होंगी। अगर फिर भी आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।